आज हम बात करने वाले एक ऐसी एयरलाइन कंपनी के बारे में जो एक टाइम पे इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी थी, जिसके ओनर को हम किंग्स ऑफ गुड टाइम भी कहते हैं, जो कि खुद एक बिलियनियर थे। पर फिर भी उनसे क्या ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी एयरलाइन कंपनी डूब गई। क्या गलतियां उन्होंने करी और कौन सी कंपनी थी ये, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विजय माल्या का जन्म दिसंबर 18, 1955 में कर्नाटका के अंदर हुआ था। इनके पिता ऑलरेडी एक करोड़पति थे अपने बिजनेसेस की वजह से। इनका बिजनेस था ब्रूरीज का, जिसके अंदर वो बियर बनाया करते थे और इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। ये कंपनी की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे इंडियंस के बीच में। इनकी बियर जिस ब्रांड से बिकती थी उस ब्रांड का नाम था किंगफिशर, और किंगफिशर धीरे धीरे भारत के अंदर अपनी एक पकड़ बनाते जा रही थी। भारतीयों को बहुत मजा आता था इनकी बियर पीने में, और इसी की वजह से इनके पिता करोड़पति बन गए थे। पर कुछ कारणों की वजह से अर्ली 90s में इनके पिता गुजर गए, और इनके गुजरने के बाद पूरी कंपनी को संभालने का जिम्मा उठाया विजय ने। जैसे ही किंगफिशर कंपनी विजय के पास आई, विजय ने इसको रीब्रांडिंग करने का सोचा और एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह निकालने का सोचा, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जोरों शोरों से अपने एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस करने शुरू कर दिए। अर्ली 90s में जो इनके एडवर्टीजमेंट थे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे पूरे इंडिया में। इनकी जो ट्यून थी, जो यूथफुलनेस था एडवर्टीजमेंट में, वो सारी चीजें लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी थी। जो इनकी ट्यून था ना दोस्तों एडवर्टीजमेंट का, लिटरली लोग अपने MP3 पे लगा लगा कर सुना करते थे उस टाइम पे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब किंगफिशर धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनता जा रहा था। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था किंगफिशर। विजय माल्या के 3 अप्रोचेस, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड रीब्रांडिंग, इन तीनों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया किंगफिशर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। किंगफिशर अब मार्केट में डोमिनेट करने लगा था। कोई भी कंपटीशन उस टाइम पे ऐसा नहीं था जो किंगफिशर से टक्कर ले सके। एक टाइम पे अगर कोई भी दोस्तों बियर पी रहा होता था ना, तो वो सिर्फ किंगफिशर की पीता था। और इतनी ज्यादा सक्सेस की वजह से, इतनी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की वजह से अब किंगफिशर बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था, और विजय माल्या किंगफिशर की सक्सेस की वजह से एक बिलियनियर बन चुके थे। पर 1995 में विजय को लगा एक बहुत बड़ा शॉक, जब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल पास करा कि वो किसी भी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी को एडवर्टीजमेंट नहीं करने देगी। ये विजय के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि विजय की सारी प्लानिंग और किंगफिशर अभी तक जितना आगे आई थी वो एडवर्टीजमेंट की वजह से ही थी। अब एडवर्टीजमेंट हो नहीं पाएगी तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, विजय को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 1995 का ये रेगुलेशन तो था ही, इसके कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ा दिया अल्कोहल के ऊपर, जिसकी वजह से अब देखते ही देखते थोड़ी थोड़ी सेल्स कम होने लगी थी किंगफिशर की, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो नहीं पा रही। टैक्सेस की वजह से कॉस्ट ज्यादा बढ़ानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही थी। पर अब विजय ने सोचा क्यों ना दूसरे बिजनेस के अंदर एंट्री ली जाए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा जाए, और 2005 के अंदर उन्होंने एंट्री ली एयरलाइन बिजनेस के अंदर, किंगफिशर एयरलाइन के नाम से। विजय माल्या को एविएशन इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता थोड़ी था, पर ये क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों विजय के मूव का। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सालों से बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही हैं। इस टेक्निक का नाम है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। इस टेक्निक में कोई भी कंपनी अपना जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अलावा भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जिसकी वजह से उनके ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलता है, ब्रांड इमेज अच्छी होती है, उनका ब्रांड और ज्यादा ऑडियंस तक और ज्यादा मार्केट तक पहुंच पाता है। जैसे अब इनका मेन बिजनेस था बियर का, पर एयरलाइन में आ गई है। एयरलाइन की वजह से जो उनका मेन ब्रांड है जिसका नाम है किंगफिशर, वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत टाइम से बहुत सारी टबैको कंपनीज भी इसका इस्तेमाल करती हैं, जैसे मालबोरो का मेन प्रोडक्ट है सिगरेट्स, पर वो और भी कितनी सारी चीजें बनाती हैं, जैसे टी शर्ट्स, की चेन्स, कैप्स। इन सब चीजों की वजह से इनकी ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलती है। जो चीज किंगफिशर एयरलाइन को उनके कंपटीशन से अलग बनाती थी, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, वो थी कि वो अपने कस्टमर्स को उतने ही पैसों में बहुत ज्यादा लग्जरी एंड प्रीमियम फीलिंग देते थे। जैसे विजय माल्या ने अपने एरोप्लेन्स को जब मंगवाया था तो उसका इंटीरियर, उसकी सीट्स, इन सब चीजों को चेंज करवाया था और ज्यादा कंफर्टेबल और बेहतर सीट्स लगवाई थी, जिसकी वजह से लोगों को लंबी फ्लाइट में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी एरोप्लेन में बैठने में। जो इनका खाना था तो उसके लिए इन्होंने अपनी एयरलाइंस में बेस्ट शेफ लगा रखे थे, जिसकी वजह से बेस्ट फूड मिलता था, ड्रिंक्स टॉप क्लास होती थी इनकी, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, कॉकटेल्स हो, सब बिल्कुल बेस्ट होता था इनका। अब अगर हम बात करें एयर होस्टेस की, तो नॉर्मल एयर होस्टेस भी हायर नहीं करी थी किंगफिशर ने। विजय माल्या ने बेस्ट मॉडल्स को हायर करा था अपने एयरलाइन की एयर होस्टेस बनने के लिए, और इन सब चीजों की वजह से लोगों का एक्सपीरियंस इनकी फ्लाइट में जाने की का बहुत ज्यादा अच्छा होता था। और अब लोग इनके कंपटीशन की जगह सिर्फ किंगफिशर ही चूज करते थे, क्योंकि उतने से ही पैसों में अगर इतनी ज्यादा लग्जरी मिलेगी तो कौन नहीं चूज करेगा दोस्तों।
अब देखते ही देखते किंगफिशर एक बहुत बड़ी सक्सेस बन चुकी थी। बहुत कम टाइम में किंगफिशर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी थी। अब चाहे कोई भी हो, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट वाले, हर आदमी सिर्फ किंगफिशर में ट्रेवल करना ही पसंद करता था। अब इनकी एयरलाइन तो बहुत बड़ी सक्सेस बन चुकी थी और एयरलाइन की वजह से इनका बियर बिजनेस भी वापस ट्रैक पर आ चुका था। कुल मिलाकर विजय माल्या एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन साबित होते जा रहे थे। अब इतनी ज्यादा सक्सेस होने के बाद विजय माल्या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे और यहीं से शायद किंगफिशर एयरलाइंस का डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि वो बजट एयरलाइंस के बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना प्रीमियम एयरलाइंस में जाया जाए और लोन उठा के बहुत बड़े बड़े एयरप्लेन्स ऑर्डर कर दिए जिसमें वो प्रीमियम क्लास को कैटर करेंगे। अब अगर आपको मैं प्रीमियम क्लास का बिजनेस समझाऊं दोस्तों, तो इसमें होते हैं बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें तो उसमें होते हैं रिक्लाइनर्स, मतलब एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है। इकोनॉमी क्लास में तो छोटी छोटी सीट्स होती हैं, तो आप इकोनॉमी क्लास में बहुत सारे लोग बिठा सकते हो। पर अगर हम बात करें बिजनेस क्लास की तो उसमें जगह भी ज्यादा लगती है और लोग भी कम बैठेंगे। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की, तो फर्स्ट क्लास में तो कैबिन होते हैं लोगों के, तो एक आदमी ही बहुत ज्यादा जगह ले लेता है। मतलब आप पूरे प्लेन में अगर आपसे फर्स्ट क्लास रखोगे ना तो बहुत कम लोग आएंगे। अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे होता है? इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए हाई वॉल्यूम। बहुत ज्यादा लोग अगर आपकी एयरलाइंस में, प्रीमियम एयरलाइंस में ट्रेवल करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या आप टिकट बहुत ज्यादा चार्ज करो उनसे पैसे तो भी सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किंगफिशर एयरलाइंस की, इन्होंने प्रीमियम एयरलाइंस लॉन्च तो कर दी लोन लेकर, पर टिकट प्राइस ज्यादा रखी नहीं और वॉल्यूम ज्यादा आ नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को वही लो बजट प्राइस में भी उतनी लग्जरी मिल रही थी, तो उन्हें मन ही नहीं था कि हम बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में जाएं। वो लो बजट फ्लाइट्स में जाके भी खुश थे। इसकी वजह से उनकी प्रीमियम एयरलाइन चल ही नहीं रही थी जितना उन्होंने सोचा था, और यहीं से उनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों की लिस्ट शुरू हो गई। जब उन्होंने देखा कि अब प्रीमियम एयरलाइंस नहीं चल रही, इसी के कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या सूझा विजय माल्या को, उन्होंने सोचा हम क्यों ना एक कंपनी को टेक ओवर कर लें और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक और लो बजट फ्लाइट जिसका नाम था एयर डेकन, उसको एक्वायर कर लिया। अब इसकी वजह से इनके इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो खुल गए पर बहुत सारे लॉसेस शुरू हो गए। अब अगर हम ये चीज समझे दोस्तों कि विजय माल्या को इंडियन एविएशन बिजनेस के बारे में तो पता नहीं था, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गया जहां पहले से ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे एतिहाद, एमिरेट्स, और इन सब कंपनीज के अपने बहुत लॉयल कस्टमर बेस था, बहुत ज्यादा मार्केट शेयर था पूरी वर्ल्ड में, जिसकी वजह से जब किंगफिशर इंटरनेशनल मार्केट में उतरा तो वो बहुत छोटा था इन सारी कंपनीज से कम्पीट करने के लिए। अब इसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट के बिजनेस से भी किंगफिशर को लॉस होने लगे थे। इनका लॉस इतना ज्यादा बढ़ गया था जो किंगफिशर शायद संभाल भी नहीं सकता था, क्योंकि प्रीमियम एयरलाइंस जब खरीदी तब उसका लोन भी नहीं चुका सकते थे ये। उसके बाद एयर डेकन को खरीदा तो उसके लॉसेस भी किंगफिशर के सर पर आ गए। अब इंटरनेशनल मार्केट में जाना शुरू करा तो वहां से भी लॉसेस होने लगे। इन सारे लॉसेस की वजह से ना अब किंगफिशर धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा था। क्योंकि अगर हम एक और चीज देखें दोस्तों, तो इन्होंने जब अपनी प्रीमियम एयरलाइंस खरीदी, एयर डेकन को खरीदा, इन सब चीजों की वजह से इनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो बढ़े, और पायलट्स को हायर करा, और मॉडल्स को, मतलब एयर होस्टेस को इन्होंने हायर करा, शेफ थे और ग्राउंड एम्प्लॉइज होते हैं, टेक्निकल टीम होती है। कुल मिला के एक टाइम पे दोस्तों किंगफिशर के 6000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे। अब इन सारे एम्प्लॉइज की सैलरीज भी देनी होती थी, और कुछ टाइम बाद सब लोगों को पता चला दोस्तों कि किंगफिशर इतने ज्यादा लॉस में जा चुका है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी ही नहीं दे रहा है। किंगफिशर ने इन सब चीजों को पूरा करने के लिए लोन उठाना शुरू करा। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग बैंक से किंगफिशर ने बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन लेना शुरू कर दिया। जहां 2005 में किंगफिशर का लोन सिर्फ $13 मिलियन का था, वही 4 साल के अंदर अंदर ही 2009 तक $3 बिलियन का हो चुका था। जहां कंपनी लॉस में जाती जा रही है, वो लोन उठा के उसको चुकाएगी कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम्स यहां खत्म नहीं हुई थी कि लोगों को पता चल गया कि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज और पायलट्स को 15-15 महीने से सैलरी नहीं दी है, और पैसे ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड्स भी कर लिए हैं। और अपने सुसाइड नोट में सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या को ब्लेम करा है, और इन सब चीजों की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गई। प्रोटेस्ट शुरू हुई किंगफिशर के खिलाफ तो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तो किंगफिशर ने विजय माल्या को एज अ चेयरमैन अपनी कंपनी से हटा दिया। ये काफी नहीं था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इनसे इनका लाइसेंस ही छीन लिया एयरलाइन बिजनेस का। यहां प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी कि बैंक्स ने समझ लिया कि अब किंगफिशर बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है। 2015 तक उन 3 बिलियन में से किंगफिशर ने कुछ $1.9 बिलियन वापस करे थे, लेकिन तब भी $1.1 बिलियन, मतलब कुल मिला के 8000 करोड़ रुपए किंगफिशर
किंगफिशर ने तब भी बैंक के लौटाए नहीं थे और 2016 में लोगों को पता चला कि अब किंगफिशर बैंकरप्ट हो चुकी है और कंपनी पैसे वापस नहीं दे सकती। जब विजय माल्या को अरेस्ट वारंट निकला विजय माल्या को पकड़ने के लिए, तो तब विजय माल्या इंडिया छोड़ के, जैसे ही उसको पता चला कि वो अरेस्ट हो सकता है, इंडिया छोड़ के तुरंत भाग गया लंदन। अब आप खुद देखो दोस्तों, विजय माल्या जो खुद अरबपति है, जिसकी कंपनी अलग अलग सेगमेंट में, चाहे बियर हो चाहे एयरलाइंस, हर जगह मार्केट लीडर है, जिसके पास पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, जो बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता था, जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, पर तब भी ऐसी गलतियां कर बैठा कि पूरी की पूरी कंपनी डूब गई और इंडिया छोड़ के भागना पड़ गया। लोग उसको आज के टाइम पे चोर चोर बुलाते हैं दोस्तों, भगौड़ा कहते हैं। लंदन में भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब वो बाहर निकला था तो लोग चोर चोर चिल्लाने लगे थे उसको देख के। ऐसा टाइम आ गया एक बिलियनियर का, ऐसी क्या गलतियां करी उसने जो वो देख ही नहीं पाया और पूरी कंपनी डूब गई इस चक्कर में। अब आप खुद बताओ दोस्तों, क्या आप जान पाए आज की स्टोरी से क्या क्या गलतियां इसने की हैं? चलो हम डिस्कस करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या क्या गलती करी विजय माल्या ने, किंगफिशर एयरलाइंस ने, और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या सीख मिलती है। नंबर 1, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री। जैसे हमने देखा दोस्तों कि विजय माल्या की बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं थी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, तो उसने तब भी उसके अंदर एंट्री ले ली। उसकी एक्सपर्टीज थी ब्रूरीज, एल्कोहल, ड्रिंक्स, उसको उसके अराउंड ही एक्सपेंड करना चाहिए था ना दोस्तों। एयरलाइंस बिजनेस में आउट ऑफ द वे जाके क्यों एंट्री ली उसने? चलो अगर उसको एंट्री लेनी ही थी, एयरलाइन बिजनेस को शुरू भी करना था, तो किसी और की हेल्प से, किसी एक्सपर्ट की हेल्प के साथ शुरू कर देता, अपने पैसे से इन्वेस्ट कर देता, बाकी कोई एक्सपर्ट उस बिजनेस को रन कर लेता। पर उसने ये भी नहीं किया। सारे बिजनेस की हर एक चीज को खुद संभालता था, खुद रन करता था, सारे डिसीजंस खुद लेता था। जब उसको पता ही नहीं है तो क्यों कर रहा है ये? जैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो राकेश झुंझुनवाला भी आकाशा के नाम से खुद की एयरलाइंस लॉन्च कर रहे हैं, पर हर चीज खुद थोड़ी करेंगे। जिसको एविएशन के बारे में पता है वो उस बिजनेस को चलाएगा, वो तो इन्वेस्टर की तरह उसके अंदर आ रहे हैं। जैसे अगर हम आपको बोल दिया जाए दोस्तों, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको सीधा बोले कि T20 वर्ल्ड कप में जाके क्रिकेट खेलो, क्या आप खेल पाओगे? वैसे ही विजय माल्या को एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, बिजनेस कैसे ही लॉन्ग रन में वो चला पाता। एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको इंडस्ट्री नो हाउ पता होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, क्या एक्सपर्टीज आपको चाहिए, आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और विजय माल्या के साथ भी ये हुआ। इसलिए पहले अपने मार्केट को जानो, अपनी इंडस्ट्री को जानो और उसके बाद ही कोई बिजनेस शुरू करो। नंबर 2, रॉन्ग एक्विजिशन। किंगफिशर जब खुद लॉसेस में जा रहा था, उसने उस टाइम पे एयर डेक्कन को एक्वायर करा। एयर डेक्कन जो महीनों से ऑपरेशन में था नहीं, उसके बहुत सारे लॉसेस पहले से ही थे। उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया, उसके लॉसेस भी अपने सर पे ले लिए। इन्होंने सोचा था कि एयर डेक्कन के एरोप्लेन से, उनकी फ्लीट से ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे और लो बजट प्लेन्स इंडिया के अंदर भी शुरू कर देंगे। पर दोनों चीजें इनकी बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करी, क्योंकि किंगफिशर ऑलरेडी उस टाइम पे डाउनफॉल में था, लॉसेस उसके पहले से ही थे, तो एयर डेक्कन का सही यूज वो उस टाइम पे कर ही नहीं पाया। और इंटरनेशनल मार्केट में तो इनके साथ क्या हुआ ये आपको मैंने अपनी स्टोरी में बता ही दिया है। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आप कंपनी एक्वायर कर रहे हो उसके बारे में पहले से ही जानना, उसकी स्टडी करना। क्या उस कंपनी को एक्वायर करने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या उससे आप अपनी कंपनी में कोई वैल्यू ला पाओगे? अगर नहीं ला पा रहे हो, अगर उसके साथ आपका कोई फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा, तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो फालतू के एक्विजिशंस करने की। किंगफिशर ने यही गलती करी और ये बहुत बुरी तरह बैकफायर कर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा, जिस टाइम पे जो पैसा इन्हें अपनी कंपनी में लगा के अपनी कंपनी सस्टेनेबल बनानी चाहिए थी, जब ये लॉसेस में जा रहे थे, उस पैसा को इन्होंने एक्वायर करने में लगा दिया एयर डेक्कन को। उतना पैसा अगर ये अपने ऊपर लगाते शायद और अपनी कंपनी को और बेहतर बनाने में लगाते, तो तब भी शायद सक्सेसफुल हो सकते थे। पर गलत एक्विजिशन गलत टाइम पे करके उन्होंने अपना पैसा भी बर्बाद करा, टाइम भी बर्बाद करा और वो वैल्यू भी उस कंपनी से नहीं निकाल पाए। इसलिए एक्विजिशन सिर्फ तभी करो जब आपकी कंपनी को सही में जरूरत हो और उस एक्विजिशन से आपको सही मायने में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले, वरना मत करो। नंबर 3, एक्सेसिव डेट एंड नो फाइनेंशियल प्लानिंग। जब विजय माल्या ने देखा कि उसकी एयरलाइन बिजनेस लगातार डूबती जा रही है, लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट तक कवर नहीं कर सकते, तब उसने हड़बड़ी में आके अलग अलग बैंक से बहुत बड़े बड़े अमाउंट में डेट उठाना शुरू कर दिया, लोन उठाना शुरू कर दिया सस्टेनेबल होने के लिए, जिसकी वजह से वो इतना सारा लोन उठा बैठा जितना शायद वो कभी वापस कर ही नहीं सकता था। पॉसिबल ही नहीं था कि वो इतना लोन वापस कर सके। और वहीं अगर इतना सारा डेट उठाने की जगह अगर वो और सोर्सेज को भी कंसिडर करता, जैसे अपनी इक्विटी बेचकर पैसे लेना या अपने असेट्स थोड़े बहुत बेच देता, तो शायद थोड़ी बहुत उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती। पर उसने अपना रिस्क का एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना सारा लोन लेके, कि वो सह ही नहीं पाया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन रखना, कि कितना पैसा आपको डेट से लेना है, कितना इक्विटी से। क्योंकि
डेट दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्की होता है। चाहे हमें बहुत इजीली मिल जाता है पर हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डेट चाहे आपके पास पैसे ना हो, आपको बैंक को उसके पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और वहीं अगर आप इक्विटी की बात करो तो इक्विटी अगर आप अपने इन्वेस्टर को दे दो उसके पैसे के बदले, तो आपको उसके पैसे वापस नहीं करने हैं। उसने आपकी कंपनी का एक पार्ट ले लिया है, अब वो पैसे आपके हैं, आप उस पैसे से कुछ भी करो। अगर आपकी कंपनी डूब जाए तो भी आपको इन्वेस्टर को वो पैसे वापस नहीं करने, जिसकी वजह से आपकी रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाती है पर आपकी कंपनी का एक पार्ट चला जाता है। इसलिए हर कंपनी, हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन बहुत सोच समझ के अपनी डेट और इक्विटी की प्लानिंग करता है कि कहां से मुझे कितना कितना पैसा रेज करना है। विजय माल्या ने ये करा नहीं, अपना सारा पैसा उसने डेट के थ्रू उठाया जो वो पे बैक नहीं कर पाया और प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे इंडिया छोड़ के जाना पड़ गया। एयरलाइंस तो डूबी गई। इसलिए दोस्तों अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दो, डेट इक्विटी रेशियो को दिमाग में रखकर चलो और अपने रिस्क को कंट्रोल रखो। और नंबर 4, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एट एपेक्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें दोस्तों किंगफिशर एयरलाइंस के सीईओज की, तो हर एक साल के अंदर अंदर ही इनकी सीईओज बदल जाते थे, या तो वो खुद छोड़ के चले जाते थे या तो कंपनी उन्हें निकाल देती थी, जिसकी वजह से टॉप लेवल के अंदर कोई स्टेबिलिटी रहती नहीं थी। क्योंकि हर सीईओ का एक विजन होता है, हर सीईओ का एक काम करने का तरीका होता है, वो किस तरीके से कंपनी को कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे काम करेगा, और जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। अब अगर सीईओज ये चेंज इतने ज्यादा होते रहेंगे, हर सीईओ अपने तरीके से काम करेगा, तो एम्प्लॉइज कैसे फॉलो कर पाएंगे? स्टेबिलिटी पूरी कंपनी में ही नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से जो हुआ किंगफिशर एयरलाइंस के साथ वो आपके सामने ही है। इसलिए अपने टॉप मैनेजमेंट के ऊपर हर कंपनी को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत चुन के पेशेंसफुली अपने टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग लेकर आओ, ताकि आपको उन्हें बार बार चेंज ना करना पड़े और वो आपकी कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे तक आपकी कंपनी को ले जा पाए और कंट्रीब्यूट करें। इसलिए अपने टॉप मैनेजमेंट पर ध्यान दें और टॉप मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी अनस्टेबिलिटी कभी ना लाने दें। तो ये थी दोस्तों किंगफिशर एयरलाइंस की स्टोरी, जो एक टाइम पे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी थी, पर तब भी कुछ गलतियां कर बैठी जिसकी वजह से फेल हो गई, और कैसे किंग ऑफ गुड टाइम्स भी उनको नहीं बचा पाए। आई होप आपने आज की स्टोरी में बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।